ये देखिए फ्रेश एलिफेंट डंग है, इसको देख के ही पता चल जाता है कि अभी भी वेट होता है और इस पे इंसेक्ट्स मंडरा रहे होते हैं। स्मेल भी आ रही होती है अच्छी खासी। और एलिफेंट डंग बहुत सारे जानवरों और पक्षियों के लिए खाने का सोर्स भी है, फर्टिलाइज़र भी है। जो भी इसमें आधा पचा हुआ जो भी सामान है, भी देखिए फाइब्रस टिश्यू, कितना ज़्यादा फाइबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि डाइजेशन एलिफेंट्स का बहुत अच्छा नहीं होता है, 50% ही वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो आधे पचाए हुए जो भी सीड्स वगैरह होते हैं, सीड डिस्पर्सल का काम ये बहुत अच्छा करते हैं। इधर से गया होगा अभी थोड़ी देर पहले ही, आगे भी रोड पर पड़ा हुआ है, इस रोड पर और भी पड़ा हुआ है डंग। इसके अंदर जो सीड्स वगैरह हाफ डाइजेस्टेड होती हैं वो बर्ड्स खा सकती हैं, जो हर्बीवोरस वाली होती हैं। जो बर्ड्स इंसेक्ट्स को खाती हैं वो भी इस डंग के अंदर खोदते हुए नज़र आएंगे। जैसे कि मेरा एक रील था, वो इस पे यूट्यूब पे भी चला था, लेकिन उससे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चल गया वो, अभी तो 1.3 मिलियन तक पहुंच गया वो। उसमें जंगली मुर्गा जो है वो हाथी के डंग में कीड़े ढूंढ रहा था, तो वो हो जाता है कई बार। ये देखिए अभी ये भी फ्रेश डंग ही है जो बीच में पड़ा हुआ है, और ये साइड वाला भी बाकी पुराना भी है। ये टाइगर के देखिए क्लॉ मार्क्स हैं पेड़ पर। तो ये कितना 5 फीट ऊंचाई होगी इसकी भी, 6 ज़मीन से 6 होगी। हाँ 6 फीट तो होगी इसकी ऊंचाई। तो ये टेरिटरी मार्किंग करते हैं हाइंड लेग्स पे खड़े होके, वो किया हुआ है इस पेड़ पे। यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि जंगल बिल्कुल शांत है, गाड़ियाँ कम हैं। हालांकि हमारे बाद बहुत सारी गाड़ियों की एंट्री हुई, कि जब हमने एंटर किया तो उस समय 3 या 4 जिप्सीज ही थी, तो हमसे आगे जो निकल गए वो आगे चले गए। फिर बाद में हमारे बाद जो आए हैं उन सबको हम साइड देते जा रहे हैं कि वो आगे निकल जाएं, कि अगर रुक के हमें कुछ देखना है, कुछ शूट करना है तो आराम से कर सकें। लेकिन ये चीज़ जो हाईली पॉपुलर वाले जंगल हैं, जैसे कॉर्बेट हैं, बांधवगढ़ हैं, यहाँ पे आप जाएंगे जिप्सीज़ की सबसे पहले तो टाइगर साइटिंग के लिए भागम भाग इतनी ज़्यादा होती है, और वो बहुत डिस्टर्ब कर रहे होते हैं सभी लोगों को। तो कोई अगर शांति से अपना कुछ काम करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी आसपास की गाड़ियों से वो परेशान रहता है। बार बार गाड़ियों का इंजन ऑफ होता है, फिर वापस ऑन होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर रुकता है, आगे पीछे, फिर यू टर्न लेना, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है गाड़ियों का। वैसे तो कुछ शायद लिमिटेशन है ना भैया, कि एक बार में कितनी जिप्सी अलाउ करते हैं हर एक जोन में, कितना आता है? 30 परमिट मिलता है। 30 का परमिट मिलता है, और उस 30 ही जाती हैं, उससे ज़्यादा भी चली जाती है? ज़्यादा नहीं जाती। जाती तो 30 ही हैं, लेकिन वो ये जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है देखने की, वहाँ पे सबके सब इकट्ठा हो जाते हैं। और वहाँ पे भी क्या होता है कि कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता। अगर 6 लोग बैठे उसमें कोई बच्चा भी है या कुछ है तो वो शोर सुनाई देता है आसपास। जितनी आवाज़ें सुनाई देंगी उतना हमें कम जानवर दिखने का चांस रहेगा। इसलिए भी राजा जी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर वैसे ही जिप्सीज कम हैं। और वापस हम थोड़े ओपन एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे फिर बहुत कम ही है ग्रासलैंड, आगे फिर ट्री जंगल है और थोड़ा सा पहाड़ भी और आएगा। वैरायटी है इसलिए अच्छा लगता है। एकदम सीधा नदी के बीच में 2 सांभर है। हाँ दूर है ना काफ़ी। इसको जूम करके देखती हूँ, सांभर ही लग रहा है। इतने में तो आँख खराब हो जाती है। हाँ सांभर है, वो 2 सांभर हैं, फीमेल हैं। ये है खारा चौकी। अभी यहाँ पे रुकने की जगह है, वॉशरूम वगैरह भी जा सकते हैं। आसपास बिल्कुल ओपन एरिया है, ग्रासलैंड्स हैं। यहाँ पे नीचे उतर के भी लोग थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं अपने पैर वगैरह। तो यहाँ रुके हैं, अभी 5-7 मिनट रुक के फिर आगे चलते हैं। सोलर पैनल भी लगे हुए हैं, ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं।
अभी रिसेंटली एक शॉर्ट में ही मैंने बोला था दोस्तों कि देखिए जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे सोलर पावर, विंड पावर और हाइड्रो पावर, ये मेन है। इसके अलावा आपका न्यूक्लियर एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। तो अगर हम अभी इंडिया ऑलरेडी 50% के ऊपर तो रिन्यूएबल एनर्जी में जा चुका है, मतलब जो हमारा टोटल एनर्जी कंजम्पशन है उसका लगभग 51% के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी है। अगर बाकी का भी हम रिन्यूएबल एनर्जी को ही अपना लें मैक्सिमम जितना हो सके, तो धीरे धीरे जो हमारी लिमिटेशन है कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, दुनिया में कोई भी ऐसी स्थिति आती है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स की सप्लाई कम हो जाती है तो उस टाइम पे दाम बढ़ जाते हैं फ्यूल के, लोग शॉर्टेज की वजह से सफ़र करते हैं, लोगों के बिजनेसेस सफ़र करते हैं, हाउस होल्ड सफ़र करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें कम करनी है, सेल्फ रिलायंट बनना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना पड़ेगा। इसमें से सोलर एनर्जी एक है। इनके ड्रॉबैक्स हैं, मैंने कई बार ड्रॉबैक्स के बारे में भी बात की है। जैसे सोलर पैनल्स लगते हैं तो उसमें एक जो भी आपका कुछ खास ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। विंड पावर जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जो उनके बड़े बड़े विंड मिल्स लगते हैं, उससे टकराने से भी पक्षियों की मौत होती है। जो हाई टेंशन वायर्स हैं उससे भी टकराकर बड़े पक्षी जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वगैरह उनकी डेथ होती है। अभी रिसेंटली कई वीडियोज़ में मैंने शेयर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट अंडरग्राउंड करने के लिए बोला है वायर्स को, और ऑलरेडी उन एरियाज़ में डिफ्लेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, बर्ड डिफ्लेक्टर्स, जो कि मतलब अंधेरे में चमकते हैं तो बर्ड्स को दिख जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उसकी दोनों हेड के साइड में आँखें होती हैं, तो जो फ्रंटल विज़न बहुत पुअर होती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, ऑलमोस्ट ज़ीरो फ्रंटल विज़न होती है। तो इसकी वजह से वो सामने जो वायर है उसको देख नहीं पाता, वो साइड में देखता है। क्योंकि उसका जो मतलब जब उसको भगवान ने बनाया था तो उसको प्रेडेटर्स से बचना था, केवल वायर्स की कोई बात नहीं हुई थी उस समय जब उसको बनाया गया था। लेकिन अब जो उसका दुश्मन है वो हाई टेंशन वायर है, तो वो डिफ्लेक्टर्स उसको दिख जाते हैं चमकते हुए, तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है अपना। हालांकि बहुत पास अगर आ जाए तो डायरेक्शन चेंज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हैवी बॉडीड बर्ड है और इसकी फ़्लाइट काफ़ी क्लमजी होती है। हाइड्रो पावर, जहाँ जहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं पहाड़ों वगैरह में स्पेशली, तो वहाँ पे दिक्कतें आई हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन प्लस पॉइंट भी हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हम अपनाते हैं तो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है हमारी। और एनीवेज फॉसिल फ्यूल तो एक दिन ख़त्म होना ही है, तो हमें ग्रेजुअली रिन्यूएबल एनर्जी को ही अपनाना पड़ेगा। तो ये जगह की खासियत ये भी है कि यहाँ पे 2 चौकियाँ हैं। ये जो इधर वाला जो एरिया है ये पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है और उधर वाला हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। ये जो खारा चौकी है ये वन प्रभाग हरिद्वार है, इस पर लिखा भी हुआ। और इसके पीछे जो है वो राजा जी वालों की है, जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है। सामने जो है वन गुजर की भैंसें चल रही हैं। अब उधर वाला एरिया जो है वो बफर है और इधर राजा जी टाइगर रिजर्व है। तो कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है, कोई कटीले तार भी नहीं लगे हुए हैं, जाली भी नहीं लगी हुई है। तो ये तो हमें पता है इंसानों को कि इस तरफ बफर जोन है जहाँ पे कि ग्रेजिंग या कल्टीवेशन अलाउड है, और इस तरफ जंगल है, यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है। लेकिन जानवरों को नहीं पता है, वो एक साइड से दूसरे साइड जा सकते हैं। ये 2 मेल पीफाउल अभी तो फ़िलहाल साथ साथ ही चल रहे हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे के कंपटीटर बन सकते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न अभी चल रहा है। अगर फीमेल्स आ जाएंगी, ये डांस करना शुरू कर देंगे, तो ये लेकिंग अरीना बन जाएगा। लेकिंग अरीना का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे मेल पीफाउल जमा होते हैं अपना स्ट्रेंथ डिस्प्ले करने के लिए, अपनी ब्यूटी शो ऑफ करने के लिए, और वहाँ बहुत सारी फ़ीमेल पीफाउल विज़िट करती हैं अपना मेट चूज़ करने के लिए, क्योंकि फ़ीमेल को राइट है चूज़ करने का। और बर्ड्स के केस में फ़ीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। जैसे ह्यूमंस में मेल होता है हेट्रोगैमेटिक, इसके पास XY क्रोमोसोम होते हैं। बर्ड्स में फ़ीमेल के पास DW क्रोमोसोम होता है, मेल के पास WW होता है। तो फीमेल को राइट दिया गया है चूज़ करने का। तो ये जो पी फाउल में जो मेटिंग होती है वो लेकिंग अरीना में आके फ़ीमेल्स चूज़ करती हैं अपने लिए मेट। ये फीमेल सांबर है और यहाँ पेड़ पे चौकीदार अंकल बैठे हैं, जो लंगूर है, संतरी है जंगल का।
वो बैठा हुआ है, वो ऊपर से देखता रहता है, फल वल भी गिराता है। इन दोनों में पक्की दोस्ती होती है, डियर में और बंदरों में। हाँ, उसी पेड़ के नीचे है। वो लंगूर हिला भी रहा है उसकी ब्रांच को। और इधर एक पीकॉक था, अभी वो अंदर चला गया है। पीकॉक डांस करने के इरादे से अपने पर फैला रहा है। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस है, शायद हम लोग खड़े हैं इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। और आसपास कोई फीमेल पी फाउल भी नहीं दिख रही है। हालांकि इस टाइम ब्रीडिंग सीजन में फीमेल पी फाउल सारे घूम रहे हैं, वो भी अपने मेट्स तलाश कर रहे हैं। तो जितने भी मेल पीकॉक्स हैं जो फुल्ली डेवलप्ड हैं, उन सब की पूंछ जो है बहुत बड़ी डेवलप हो चुकी है। तो सारे ही इस समय फीमेल की तलाश में घूम रहे हैं। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वो बर्डिंग का है, तो इसमें मैं यहाँ पे दो बातें आपसे करना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि जब भी आप कहीं भी घूमने जाएं, चाहे वो जंगल हो या आप वैसे ही किसी सीनिक जगह पर घूमने जाएं, और आपको बर्डिंग में इंटरेस्ट है, आप मेरा चैनल देखते हैं, आपको पता है बर्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैंने बातें की हैं, सिटीजन साइंस के बारे में मैंने बातें की हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे जो भी आप बर्ड्स देखें उसको आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करें। चाहे उस समय आप नहीं कर सकते, आप सिंपली अपने व्हाट्सएप पर सारे बर्ड्स के नाम जैसे भी आपने आइडेंटिफाई किया उसे वैसे ही देखकर आपने आइडेंटिफाई किया, या कोई फील्ड बुक है आपके पास या मर्लिन ऐप से आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप उसको एक जगह नोट करते जाएं। चाहे आपके पास एक नोटबुक हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने सिंपली व्हाट्सएप पर अपने आप को मैसेज डाल के रख दें। फिर जहां भी आपको नेटवर्क मिले, जहां भी आपको टाइम मिले, वहां पे आप उसको धीरे से ई बर्ड पे लोड कर दें। ई बर्ड पे अपलोड करने से ये फायदा होगा कि बाकी दुनिया को भी पता चलेगा कि उस जगह पर वो सारी स्पीशीज बर्ड्स की पाई जाती हैं। तो जब वो लोग वहां पर जाएंगे तो वो भी ध्यान रखेंगे और उनके भी एक जो नॉलेज में एडिशन होगा। दूसरा ये कि देखिए, हर व्यक्ति जो जा रहा है जंगल में या कहीं पर भी घूमने जा रहा है, वो धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ बर्ड्स के मामले में, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने एक बेसिक कोर्स किया है ऑर्निथोलॉजी का, और इस कोर्स को कोई भी कर सकता है। ये जैकल मिल गया यहाँ पे, रिवर बेड पे बैठा हुआ है। दूसरा भी आसपास हो सकता है। जनरली साथ में आपको दो जैकल्स मिलेंगे, और पेयर साथ साथ ही चलता है हमेशा। एक बार मतलब जो भी पेयर अपना चूज कर लेते हैं तो पूरी लाइफ उसी मेट को रखते हैं जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए। जैसा कि मैं कह रही थी कि जो बेसिक कोर्स है ऑर्निथोलॉजी का, वो एनपीटेल के स्वयं पोर्टल पे अवेलेबल है। उस कोर्स को कोई भी कर सकता है, जिसे भी लगता है कि उसे बर्ड्स में इंटरेस्ट है और वो इस बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है, तो वो उस स्वयं पोर्टल पे जाके जब भी वो कोर्स शुरू होता है उसके लिए वो साइन अप कर सकता है। 12 हफ्ते का कोर्स होता है, और उसके एंड में एक एग्ज़ाम होता है, सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। कोर्स बिल्कुल फ्री है, उसमें जो भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, उसके कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन जो एग्ज़ाम है वो पेड होता है, उसके लिए आपको पैसे देने हैं, और एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स भी स्कोर करने हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं कि उनको बर्ड्स में जो इंटरेस्ट है उसको और आगे बढ़ाएं, तो उनके लिए ये कोर्स है। आप ज़रूर जाएं एनपीटेल के पोर्टल पे और देखें वो कोर्स कब शुरू हो रहा है। ये दोस्तों टस्कर दिखा, बहुत दूर है हमसे, ये इसके उस तरफ खड़ा हुआ है, सूखी नदी है बीच में। अब चल पड़ा, ये अंदर को जा रहा है। बाकी हर्ड भी बहुत रहते हैं लेकिन आज हमें दिखा नहीं हर्ड, क्योंकि बारिश की वजह से अंदर भी पानी कई जगह आ गया है, तो शायद इस वजह से हाथी बाहर नहीं आ रहे हैं पानी पीने के लिए। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी है, उसके हाथी के एकदम पीछे से उड़ के और अच्छा, आ गई है वो आज। अभी वापस से फिर से बाहर आ गया। एक दो स्टिल फोटोज़ भी ले लेती हूँ उससे पहले कि अंदर चला जाए। अभी झाड़ियों के पीछे चला गया था, वापस बाहर आ गया है। हाथी सिंगल टस्कर ज़्यादातर अकेला ही रहता है, और ये ग्रुप्स में भी कई बार जैसे 4-5 का ग्रुप बना लेते हैं, जो ऑल मेल ग्रुप्स होते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा होता है उम्र में, वो सीनियर होता है, उन लोगों को सिखाता है कैसे क्या करना है। और जब मेटिंग होती है किसी हाथी की, तो वो उस टाइम पे पूरे बिल्कुल अकेला रहेगा वो टस्कर, और जो फीमेल होगी वो भी अपने हर्ड से बाहर निकल के अकेली रहेगी। बाकी हाथियों का नेचर माइग्रेटरी है। जो फीमेल बच्चे और जो यंग मेल्स हैं, मतलब 16 साल से कम उम्र के, वो पूरे हर्ड के अंदर रहते हैं। वो हर्ड कितना भी बड़ा हो सकता है, 50, 60, 100 से ऊपर भी होते हैं।
वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर राजा जी में जो हाथी है, राजा जी प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत ही शुरू किया गया था एज मतलब जो नेशनल पार्क। तो ये हाथी जो है नेपाल तक घूम के आते हैं, पूरा जिम कॉर्बेट, राजा जी और पूरा नेपाल तक घूम के सर्कल में घूम के वापस आ जाते हैं। और यही इनका नेचर है, क्योंकि एक जगह अगर ये रहेंगे तो इनको जिस मात्रा में खाना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ये देखिए, ये एक और यहाँ पे झाड़ियों के पीछे गई, ये मोस्ट लाइकली फीमेल है। ये बाहर आ गई फिर से, ये रही। अब फीमेल है या मखना है वो दूर से बताना मुश्किल है। फीमेल है तो ये वाला तो साफ ही दिख रहा था, उसके टेम्पोरिन वगैरह तो नहीं दिख रहा था। मेटिंग वाले हैं क्या ये, पता नहीं। वो उधर से आ रहा है अगर सिंगल फीमेल है तो मेटिंग कपल भी हो सकता है, क्योंकि ये हर्ड से बाहर हो जाते हैं। यहाँ पे एक स्पॉटेड डियर भी खड़ा है किनारे। स्पॉटेड डियर कई सारे खड़े हैं यहाँ पे। वो आ रहा और है वो टस्कर उधर है, वो भी इसी की तरफ आ रहा है चलता हुआ। मिलते ये रहा, ये खड़ा हुआ है टस्कर। दोस्तों ये सैंड पाइपर है, कॉमन ग्रीन शैंक है जहाँ तक है। और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं सैंड पाइपर्स की जो इंडिया में विंटर के टाइम पे आती हैं, जिसमें से स्पॉटेड सैंड पाइपर है। वो बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो उसमें पॉलीएंड्री पाई जाती है। मतलब जो फीमेल होती है वो कई मेल से मेट करती है, और मेल होता है जो बच्चों की देखभाल करता है। ये स्पॉटेड रेड शैंक की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पर ब्लैक स्टॉक दिख रहा है। ब्लैक स्टॉक भी पूरे साल नहीं मिलता है इंडिया में, विंटर के मंथ्स में मिलता है। पहला ब्लैक स्टॉक जो मैंने देखा था वो गिर नेशनल पार्क में था, और उसके बाद मुझे ब्लैक स्टॉक नहीं दिखा केवलादेव वगैरह में भी। और अभी मेरे ख्याल से दूसरी बार मैं देख रही हूँ ब्लैक स्टॉक। तो ये माइग्रेटरी है, अच्छी साइटिंग है ब्लैक स्टॉक की। अब यहाँ पे जंगल फाउल है, रेड जंगल फाउल का मेल है, साथ में कई फीमेल्स हैं। ऐसा ही एक रील मेरा जो मोरघट्टी एफआरएच का था वो बड़ा वायरल हुआ इंस्टा पे। अब बाहर निकलने का टाइम हो रहा है और गेट के पास ही पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया है। तो जो बातें मैंने आपसे कही इस वीडियो में उसका ध्यान रखिएगा। जब भी आप कहीं जाते हैं ज़रूर रिकॉर्ड कीजिए आपने क्या क्या स्पीशीज़ देखी। और अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं या आपके घर में आपके बच्चों को इंटरेस्ट है, किसी को है, तो आप उनको इनकरेज कर सकते हैं, रोकना नहीं है। क्योंकि टूरिज्म जो है वो उसको आप इको टूरिज्म बोलते हैं। मतलब घूमने जाना सिर्फ इस पर्पज से नहीं है कि हमें घूमने जाना है फ्री होके। घूमने जाकर भी हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी एक हमारी, कि उस जगह के बारे में और चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसका संरक्षण हमें करना है, किसी भी तरह से उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, और आगे की पीढ़ी को अपना नॉलेज पास ऑन भी करना है। तो एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बनिए, इको टूरिज्म में अपना हाथ बटाइए और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाइए, जिस तरह से भी आप बढ़ाना चाहते हैं। जो पर्सन फुल टाइम जॉब करता है वो भी इस चीज़ को कर सकता है, यदि वो इंटरेस्टेड है तो अपने जॉब के अलावा वो किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट रख के उसमें भी आगे बढ़ सकता है। मैंने भी धीरे धीरे इसी तरह से किया है, आप भी कर सकते हैं इसको। अब हम बिल्कुल गेट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिए, गेट के पास जो ओपन एरिया होता है वहां पर रात के लिए डियर वगैरह बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वो सेफ फील करते हैं। और इन्हीं के बीच में एक पीकॉक महाशय भी डांस कर रहे हैं। तो निकलते निकलते जो है हमें एक और पीकॉक डांस देखने को मिल गया, और बहुत सारे स्पॉटेड डियर एक साथ देखने को मिल गए।